मिलाते समय सावधान रहो। पानी मिलते समय अम्ल को हिलाते रहो। ऐसा क्यों मैम? मैं इन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं मिला सकता? ऐसे तो बहुत समय लगेगा। हाँ, ये सच है कि इसमें समय लगेगा, किंतु तुम्हें इसे धीरे धीरे ही मिलाना चाहिए, अन्यथा तुम जल सकते हो। अरे हाँ, मुझे पात्र गर्म लग रहा है। ऐसा क्यों है मैम? बताती हूँ। ऐसा अम्ल व क्षारक के मध्य अभिक्रिया के कारण है। बच्चों, इस पाठ में हम अम्लों व क्षारकों के गुण धर्मों तथा लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना, अम्लों व क्षारकों के सामान्य गुण धर्मों को पहचानना, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता का वर्णन करना, लवणों की व्याख्या करना, अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण धर्म। अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और क्षारक वह पदार्थ है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अम्ल व क्षारक दोनों ही के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आइए इनके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण धर्म कुछ इस प्रकार हैं। गंधीय सूचक: मान लीजिए आपको 4 रसायन दिए जाते हैं और अम्ल या क्षारक के रूप में उनकी पहचान करने को कहा जाता है। आप कैसे पहचानेंगे? आइए पता लगाते हैं। हमारे पास गंधीय सूचक है जो बताते हैं कि कोई तत्व विशेष गंध में परिवर्तन के कारण अम्ल या क्षारक है। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में गंधीय अनुमापन नामक प्रक्रिया द्वारा यह देखने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षारक। गंधीय सूचक इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि जब कोई अम्ल या क्षारक किसी तत्व में मिलाया जाता है तो उसकी गंध का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या आप जानते हैं, आप जितने भी द्रव देखते हैं उनमें से लगभग प्रत्येक में या तो अम्लीय गुण होते हैं या फिर क्षारीय। अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार जल अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। इसे कुछ अभिक्रियाओं में अम्ल माना जाता है तथा कुछ में क्षार। कभी कभी अम्ल क्षार अभिक्रिया में शुद्ध जल स्वयं के साथ अभिक्रिया करके आयनीकृत हो जाता है। अम्लों व क्षारकों की अभिक्रियाएं। आइए वापस वहीं चलते हैं जहां गौरव को मिक्सिंग बीकर गर्म लगा था। जब अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो वह ताप उत्पन्न करता है। इसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। इससे आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। अतः अम्लों व क्षारकों के साथ कार्य करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। आइए अब अम्लों व क्षारकों की धातुओं, धात्विक कार्बोनेटों व धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ परस्पर विभिन्न अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के ऊपर सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ उनके संगत लवण बनाने व हाइड्रोजन को मुक्त करने की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम, सोडियम व कैल्शियम जैसी सक्रिय धातुएं भी इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, किंतु अम्लों के साथ मिलाए जाने पर विस्फोट कर देती हैं। धातु कार्बोनेटों व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेटों व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ उनके संगत लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं।
परस्पर अभिक्रिया। अम्ल व क्षार एक दूसरे से विपरीत व्यवहार करते हैं। इनकी परस्पर अभिक्रिया एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देती है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जब किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप जल का एक अणु तथा विशिष्ट लवण उत्पन्न होता है। धात्विक व अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब जबकि आप देख चुके हैं कि अम्ल व क्षारक धातुओं व हाइड्रोजन कार्बोनेटों से तथा परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, आइए देखते हैं कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ तथा क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। वे ऑक्साइड जो हाइड्रोक्सिल आयनों को उनके अणुओं से संलग्न करते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर उदासीन हो जाते हैं। क्षारकीय हाइड्रोक्साइड अम्ल, लवण तथा जल उत्पन्न करने के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लवण तथा जल उत्पन्न करती है। ये अभिक्रिया क्षारकों व अम्लों के मध्य होने वाली अभिक्रिया के समान है। इससे सिद्ध होता है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या आप जानते हैं, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे जल उत्पन्न करते हैं। अम्ल H+ आयन उत्सर्जित करता है तथा क्षारक OH- आयन के साथ उसका संयोजन करके उसे ग्रहण करता है। यही कारण है कि अम्ल को प्रोटॉन दाता तथा क्षारक को प्रोटॉन स्वीकारक कहा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया। जब अम्लों को किसी जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वे आयन उत्पन्न करते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय ध्यान रखिए कि उत्पन्न ताप मिश्रण को आस्फलित कर सकता है, जिससे आप जल भी सकते हैं। अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। जब आप किसी अम्ल या क्षारक को पानी में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन के हिसाब से आयनों की सांद्रता घट जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और आपको तनु अम्ल या क्षारक प्राप्त होता है। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। किसी विलयन में उपस्थित आयनों की मात्रा जानने के लिए अथवा किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता का पता लगाने के लिए आपको एक सार्वभौमिक सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। एक pH पैमाना वो पैमाना होता है जिसके प्रयोग से हम किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को माप सकते हैं। आप pH को 0 से माप सकते हैं, जो कि अत्यंत क्षारीयता का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 तक अति अम्लता प्रदर्शित करता है। उदासीन तत्वों के pH का मान 7 होता है। क्या आप जानते हैं, सभी अम्लों के गुण धर्म समान होते हैं। आप जानते हैं कि धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराए जाने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों में विद्यमान है। तथापि आपको ये पता लगाना होगा कि क्या हाइड्रोजन रखने वाले सभी तत्वों में अम्लीय गुण धर्म पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व। आइए अपने दैनिक जीवन के कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां pH एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा या मृदा अभिक्रिया का pH मृदा की अम्लता अथवा खारापन बताता है। इसे pH इकाइयों में मापा जाता है। इसे हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा में वृद्धि के साथ मृदा का पीएच भी बढ़ जाता है और मृदा की अम्लता में वृद्धि कर देता है। मृदा के पीएच को मृदा की मुख्य चर राशि माना जाता है क्योंकि यह कई रासायनिक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह पोषक तत्वों के रासायनिक रूपों पर नियंत्रण करके पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। पाचन तंत्र में पीएच। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो कि उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन पचाने में सहायता करता है। जब उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करने लगता है तो यह अपच हो जाता है तथा उदर में दर्द व जलन होने लगती है। इस दर्द से छुटकारा पाने का उपाय क्षारकों का प्रयोग है जिन्हें प्रत्यम्ल कहते हैं, जो कि अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। दंतक्षय का कारण है दंतवल्क का संक्षारण। कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित दंतवल्क हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह जल में विलेय नहीं है, किंतु मुख की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। हमारे मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुख में बची अवशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसे रोकने के लिए भोजन के पश्चात हर बार मुंह साफ कीजिए। साथ ही क्षारीय टूथपेस्टों का प्रयोग करने से अतिरिक्त अम्ल उदासीन होता है तथा दंत क्षय रुक जाता है। क्या आप जानते हैं पशु व पौधे आत्मरक्षा में अम्ल उत्सर्जित करते हैं। उदाहरणार्थ मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक या बिच्छू पौधे के कांटे। ये पौधों व पशुओं को प्रकृति द्वारा प्रदत्त आत्मरक्षा यंत्र रचनाएं हैं। लवण परिवार। लवण अम्लों व क्षारकों के मध्य अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। जब अम्ल का H+ आयन धातु या अमोनियम के आयन से बदला जाता है तब लवण बनते हैं। एक जैसे ऋणात्मक या धनात्मक मूलक एक ही परिवार के कहलाते हैं। उदाहरणार्थ NaCl व Na2SO4 सोडियम लवणों के परिवार से हैं। इसी प्रकार NaCl व KCl क्लोराइड लवणों के परिवार से हैं। लवणों का पीएच। यहाँ लवणों का पीएच दिया गया है। किसी क्षारक का पीएच मान 7 तथा 14 के बीच में होता है। प्रबल क्षारक का पीएच मान 12 से 14 के बीच माना जाता है। किसी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 से 3 के बीच माना जाता है। कोई द्रव जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन होता है। सामान्य लवणों से मिलने वाले रसायन। लवणों से प्राप्त होने वाले कुछ रसायन निम्नलिखित हैं। सामान्य नमक। सामान्य नमक, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, एक आयनिक यौगिक है और इसका सूत्र NaCl है। इसी के कारण समुद्र का जल खारा होता है। खाद्य नमक का मुख्य अवयव होने के नाते यह एक मसाले व खाद्य परीक्षक के तौर पर सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः कास्टिक सोडा के नाम से पहचाने जाने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र NaOH है। यह एक उच्च प्रदाहक धात्विक क्षारक है जो कि तृणशय्या, पपड़ी, दाने तथा 50% संतृप्त विलयन के रूप में पाया जाता है। यह जल, इथेनॉल व मीथेनॉल में विलेय है। इसका प्रयोग एक प्रबल रासायनिक क्षारक के रूप में लुगदी व कागज, कपड़ा, पेयजल, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में तथा एक ड्रेन क्लीनर के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा सूत्र CaClO2 है, एक रासायनिक यौगिक है।
मुख्य रूप से इसका प्रयोग जल शोधन हेतु तथा एक विरंजन कारक के रूप में किया जाता है। यह एक सापेक्षिक रूप से स्थिर रसायन है और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट की अपेक्षा क्लोरीन अधिक पाई जाती है। खावन सोडा। खावन सोडा के नाम से प्रसिद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका NaHCO3 है। यह एक श्वेत ठोस है जो कि क्रिस्टलीय है किंतु एक महीन चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद अल्का नमकीन अल्कलाइन होता है। धावन सोडा। धावन सोडा या सोडा भस्म के नाम से प्रसिद्ध सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, एक सोडियम लवण है। इसे वाटर सॉफ्टनर के तौर में प्रयोग में लाए जाने के कारण घर घर जाना जाता है। यह विभिन्न पौधों की भस्म से निष्कर्षित किया जा सकता है। यह लवण व चूना पत्थर से बड़ी मात्रा में संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्रिस्टलीकरण का जल वो जल है जो क्रिस्टलों में पाया जाता है। यह क्रिस्टलीय गुणधर्मों के संभरण में आवश्यक है किंतु पर्याप्त ऊष्मा द्वारा हटाए जाने में समर्थ है। यह किसी दिए गए तापमान पर निश्चित लवणों द्वारा छोड़े गए जल का कुल भार होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जबकि क्षारक वो पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। गंधीय सूचक पदार्थ विशेष की गंध में परिवर्तन के द्वारा ये बताते हैं कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षारक। आप जो भी द्रव देखते हैं उसमें या तो अम्लीय लक्षण होंगे या फिर क्षारकीय। हाइड्रोजन से ऊपर सभी धातुएं अपने अपने लवण बनाने व हाइड्रोजन को मुक्त करने के लिए अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। अम्ल कार्बोनेटों व हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ उनके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। अम्ल व क्षारक रासायनिक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अम्लों को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वे आयन उत्पन्न करते हैं। pH स्केल किसी मिश्रण में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना है। परिचय। क्या तुम सब जानते हो कि हम जो संगठित भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन होता है? कार्बन? मगर सर, क्या ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे भोजन को दूषित कर देता होगा? नहीं रमेश, वास्तव में कार्बन रसायनों व कीटनाशकों के साथ कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे भोजन को स्वास्थ्यकर बनाता है। यही कारण है कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कार्बन में सहसंयोजी आबंध को पहचानना, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की विवेचना करना, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करना, महत्वपूर्ण कार्बन अवयवों का वर्णन करना। कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक C तथा परमाणु संख्या 6 है। आवर्ती सारणी में समूह 14 का सदस्य होने के नाते यह एक अधातु है जिसमें सहसंयोजी रासायनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन आबंध सहसंयोजी आबंध होता है। सर्वाधिक प्रचलित रूप एकल आबंध है, एक ऐसा आबंध जो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है,
यानी दोनों परमाणुओं में से एक एक। कार्बन में अपने स्वयं के परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनने के लिए विशिष्ट गुणधर्म पाए जाते हैं। ये गुणधर्म श्रृंखलन कहलाते हैं। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा तथा अनियमित रूप कार्बन है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। संगठित यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कुछ अन्य तत्वों से बनते हैं। कार्बन के परमाणु की सर्वतो तथा आबंध विन्यास, जो कि अन्य परमाणुओं के साथ होता है, संगठित यौगिकों के गठन को समर्थ बनाता है। चतुसंयोजकता। कार्बन प्राकृतिक चतुसंयोजी होता है। यह 1, 2, 3 या 4 कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं या परमाणु समूहों के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बनाता है। मजबूत कार्बन कार्बन सहसंयोजी आबंध। स्थिर यौगिकों का निर्माण करके कार्बन परमाणु एक मजबूत आबंध बनते हैं। कार्बन के परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर भी स्थिर आबंध बन सकते हैं। कार्बन कार्बन बहु आबंध। कार्बन परमाणु जो कि आकार में अत्यंत छोटा होता है, इसलिए यह बहु आबंध भी बना सकता है। द्वि व त्रि आबंध भी बनाए जा सकते हैं, और वो भी न केवल कार्बन के साथ बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी। ये बहु आबंध कार्बन यौगिकों में विविधता लाते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन अनेक यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक, जहां संलग्न कार्बन परमाणुओं में एकल सहसंयोजी आबंध होता है, वहां कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने का कारण यह है कि कार्बन के सभी 4 आबंधों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाता है तथा अतिरिक्त हाइड्रोजन व अन्य परमाणु इससे संलग्न नहीं किए जा सकते। इन्हें एल्केन कहते हैं। असंतृप्त यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि या त्रि आबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।